गलत मार्क हुआ है, वो मियर मेमोराइजेशन वाला किसी ने टैग किया था, वो आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने बताया सही है वीडियो में। और एक वो बारबिट वाला क्वेश्चन है वो भी ठीक करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसी बात पर, और देखेंगे कुछ चीजों को, बोल लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक सेट है प्रॉपर, क्योंकि बाल विकास हम बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा पढ़ें, वो जरूरी है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि पेडागोजी का आधार है ये। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है यार, दिल पे ले गए आप लोग हैं। मैं थोड़ा मन की बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, संडे वार्ता इस बार हुई नहीं है, तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। 24 नंबर का आंसर गलत है। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं, छोटू गुप्ता, कि उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो में सही बताया वो आंसर, शायद मार्क करते टाइम ऐसा हो जाता है कई बार कि ऊपर नीचे हो जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, 5,85,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और शायद टीचिंग एग्जाम्स में लार्जेस्ट चैनल भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। विकास के बहुआयाम है, यानी मल्टीपल आयाम्स हैं। आयाम्स नहीं कह सकते, आयाम है यानी डायमेंशंस हैं। यानी विकास सिर्फ शारीरिक पक्ष में नहीं होगा, एक पक्ष में नहीं, सांवेगिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संज्ञानात्मक पक्ष में भी होगा। विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, और दिशाएं भी मल्टीपल हैं। अगर हम बात करें, जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल एक दिशा है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन की, तो दूसरा सेफेलोकॉर्डल एक दिशा है। तो दिशा भी मल्टीपल वेज है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। अभी भी 70% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका बहुत खुशी की बात है। ये पहले मैंने, या जब भी मैं डेवलपमेंट डिस्कस करती हूँ बैचेस में भी, और यहाँ यूट्यूब पे भी जब भी किया होगा, तो आपके साथ डिस्कस किया, अगर थोड़ी सी भी रिसेंट वीडियो रही होगी, कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन संभव है। 2 चीजें हैं अलग, एक होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता आज आप जवान हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, बट मॉडिफिकेशन तो संभव है। कोई आदत पुरानी, कुछ जो आपने सीखा पहले, उसमें चेंज ला सकते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। करेंगे पेपर, मैराथन करेंगे, डोंट वरी। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रोग्राम्ड है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों का। इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस, यानी सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के साथ विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। ये कहना भी एकदम गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की जो दर है, पेस है, जो रेट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा जो 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा है जो हो सकता है उसको 2 साल लग जाए सही से क्लियरली शब्द बोलने में, या किसी की हाइट जल्दी बढ़ रही है, किसी की कम, ठीक है ना। सीटेट इमेज में डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, एडिट भी कर दिए हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड भी नहीं आए, टेंशन हो रही है। चरण स्पर्श, बहुत बढ़िया विक्की। विक्की एक काम करो, वो इमेज दोबारा से क्लिक करके और क्लियर तरीके से, और उसको, या फिर उसका साइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी इमेज अपलोड कर दो, चाहे वो इमेज सेम हो, फिर भी थोड़ा नाम वगैरह रीनेम करके उस तरह से कुछ करो, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे सेम टाइम पे माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंटल टास्क कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो यार बेसिक बात है तो उसको आनी ही चाहिए। अब तो उसने बोलना सीख लिया होगा, चलना सीख लिया होगा, ग्लास पकड़ना सीख लिया होगा। ये क्या है, माइलस्टोन्स हैं। तो सभी का एकदम सेम एग्जैक्ट एज पे हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक ही ऑप्शन सही है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास क्या है, परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए 2 बातों में अंतर समझिएगा, हम विकास में रिवर्सिबल नहीं कर सकते। विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा, डेवलपमेंट यानी विकास अपरिवर्तनीय नहीं कहेंगे, अनुक्रमीय है। आई थिंक परिवर्तनीय को यही बोलते हैं, इसको इरिवर्सिबल को। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्स गियर नहीं लगता, ठीक। अनुक्रमीय है अगर मैं कहूं, लेकिन बट मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन तो संभव है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज आप बच्चे हैं और कल आप क्या होंगे, मदर के वूम्ब में चले जाएं, गर्भ में चले जाएं, पॉसिबल नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। अगर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो आप किशोर नहीं बन जाएंगे कल। अगर आप आज एक बुढ़े व्यक्ति हैं तो कल बच्चे नहीं बन जाएंगे। हरकतों से बन सकते हैं, मॉडिफिकेशन के द्वारा, बट
वैसे रिवर्स नहीं कर सकते आप स्टेज को। तो रिवर्सिबिलिटी का यहाँ रूल जो है वो लागू नहीं होता, यानी हम कोई रिवर्स गियर नहीं लगा सकते कि एकदम बैक चले जाएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन तो संभव है भाई, थोड़ा बहुत जो चेंज है, चेंज तो कर ही सकते हैं ना हम, रिवर्स नहीं जा सकते। स्टेज या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, बट मॉडिफिकेशन संभव है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे अगर पूछता है मॉडिफिएबल है, जी बिल्कुल मॉडिफिएबल है, परिवर्तन तो संभव है बट अनुक्रमणीयता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्स में चले जाएं पीछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control, यानी बच्चों का जो है मांसपेशियों पर कंट्रोल आ रहा है, ऑफ आर्म्स रिलेटिवली अर्लियर देन दैट ऑफ फिंगर्स, यानी आर्म्स यानी बाहों पे कंट्रोल पहले आ रहा है, बाद में फिंगर्स पे। समझ पा रहे हैं? यानी जब उनको वो बॉटल पकड़नी होती है तो वो अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथों का प्रयोग करके, ठीक। लेकिन फिंगर्स जब पेन पकड़ना सीख रहे हैं तो वो बाद में सीख रहे हैं, है ना। तो हम इसी को ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, यानी स्थूल गतिक से ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसी को जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। कि जब आप कुछ सामान पकड़ रहे हैं तो पूरे हाथों से, आर्म्स से अपने उठा ले रहे हैं, लेकिन जब आप पेन पकड़ रहे हैं तो वो आप पहले तो आप पूरे हाथ का यूज करते थे, अब आप सिर्फ 2 फिंगर का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, किससे, स्थूल से। तो ये सेफेलोकॉर्डल तो नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल होता है या हेड टू टो होता है, शीर्षगामी यानी सर से। सेफेल का मतलब है खोपड़ी, हेड टू टो शीर्ष से नीचे की ओर जाएगा, कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पे उसका कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ठीक। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सही उत्तर है कि बच्चे का जो कंट्रोल है वो पहले सेंटर में आता है और फिर धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा। सेंटर क्या है? सेंटर आपकी बॉडी का यानी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट, फिर बाहर की तरफ आपके ये शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स के बाद क्या है, आर्म्स, आपकी बाहें, फिर उसके बाद हाथ, हाथ के बाद फिंगर्स यानी एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कहाँ होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल में होगा। ये जितना अच्छे से आप समझ लें उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन कई मतलब लगभग हर सेट में पूछा गया सीटेट के ऑनलाइन पेपर में, और आपको हर बार लगभग देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है। इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंस का मामला है, हायरार्किकल इंटीग्रेशन का। सिंपल सी बात है कि पहले जो है बड़ी मसल्स पे कंट्रोल है, बाद में फिंगर्स पे, यानी आर्म्स पे पहले कंट्रोल है, फिंगर्स पे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कहां सोते रह गए ब्रदर? जब 4th ऑप्शन डिस्कस हो जाए तो चेंज कर दिया करो। देखिएगा प्रैक्टिस चल रही है मैडम, एसएसटी का नहीं करेंगे निशी हम, है ना, एसएसटी का नहीं करेंगे। सबसे कठिन लगता है, प्लीज उसको अच्छे से समझा दीजिए। प्रियंका बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, डेली आइए, डिस्कशन देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सेशन है इसको शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी। अभी हम लोग 19,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, 20-22 हजार लोग हम पढ़ रहे हैं, परसों हम 32,000 लोग पढ़ रहे थे। तो लाइक भी कर दीजिए साथ साथ, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। सिर्फ 6,000 लोगों ने लाइक किया है और हमारी जो संख्या है वो हो गई 19,000। तो बाकी के जो 13,000 लोग हैं उनको सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लाइक करके बता दीजिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है, यानी 65% लोगों को ये लग रहा है, यानी 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं पोल में। शारीरिक लक्षण जैसे यानी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर के लक्षण, आंखों का रंग, कि आपकी आईज का कलर क्या होगा, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, ये किससे ज्यादा निर्धारित होता है? डोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी पर्यावरणीय कारकों से सुनिश्चित होगा। भाई आपकी आंखों का रंग जो जन्म के समय होता है वही होता है या बदल जाता है बाद में? मान लीजिए आप ब्लू आईज हिप्नोटाइज करने वाली आंखों के साथ अगर पैदा हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कल को वो ब्लैक हो जाएंगी जब तक आप बाहर से लेंस ना लगा लें। तो ये कहां से आया? ये हेरिडिटी से आया, है ना, ये आपकी आनुवंशिकता से आया, ये आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से आया, ठीक। आपकी इवन आवाज भी, आपके बालों का टाइप भी, किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो देखते हैं हम कहीं ना कहीं कि माँ बाप में से किसी के रहे होंगे या कहीं और जनरेशन में। कलर ऑफ आईज हुआ, आपकी हाइट हुई, वो भी बहुत हद तक जो है प्रभावित होती है, डोमिनेंटली प्रभावित होती है, इनहेरिटेड है ये, यानी वंशानुगत है। ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट का इस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, बट डिसाइडेड किससे है या ज्यादा प्रभावित किससे है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत है, वंशानुगत का मतलब हेरिडिटी से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को, पोषण, प्रकृति एवं पोषण विवाद कहा जाता है इसको, कि कुछ चीजें आपकी प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी जीन्स से इनहेरिटेड होती हैं, विरासत में मिलती हैं। ये बीमारियां भी हो सकती हैं, ये कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, और कुछ चीजें हम एनवायरमेंट, जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो खाना तो एनवायरमेंट से मिलेगा, ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है।
इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चर से आंखें थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी, जो हो गई मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो जीन्स जो मिल गए वही रहेंगे। आ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए ये जो है ये कहना गलत होगा यहाँ कि ये पूछा है कि ये फिजिकल ट्रेट्स हैं ये ज्यादातर किससे प्रभावित होते हैं, तो हमें पता है कुछ ट्रेट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, कुछ एनवायरमेंट से। तो ये नहीं कह सकते रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। जिस तरफ झुका हुआ आंसर है उस तरफ ही जवाब देंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आपको कुछ ऑप्शंस या एग्जांपल्स देके पूछा है कि इनमें से कौन किसकी तरफ झुका हुआ होगा। ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से कह दिया हो कि इन जनरल नहीं पूछा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो तब आप कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, वंशानुगत और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे क्या पूछा होता, इन जनरल पूछा होता, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पूछा है कि ये ज्यादा प्रभावित किससे होगा, तो उस केस में तो भैया फिर आपको सोच समझ करके ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। कुछ और सेशंस आपके सामने आने वाले हैं, बड़े बड़े सेशंस, तैयार हो जाइए बिल्कुल। समझते हैं। डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ओ हो ये क्या किया इन्होंने, देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद सीटेट ने भी गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ही गड़बड़ करते नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। उधर क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी डैश प्रमुख या प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का। डैश प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का, या सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। तो आपको पता है प्राथमिक यानी प्राइमरी जो है वो फैमिली होगी, और सेकेंडरी स्कूल, मास मीडिया, रिलीजन, ये सब आ जाएंगे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी में ही रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल की उम्र तक वो अपनी समझ बनाएगा कि मैं कौन हूँ, किस घर में रहता हूँ, कैसे तौर तरीके होते हैं, है ना। कोई बाहर से आए तो नमस्ते करनी होती है, 3 साल तक ही नहीं, उसके बाद भी ये चीज चलेगी, क्योंकि सोशलाइजेशन भी जन्म से और जीवन भर चलता रहता है। ठीक, तो फैमिली प्राइमरी है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होता है, नेबरहुड जो है वो कभी कभी प्राइमरी के साथ आ जाएगा अगर फैमिली के साथ जुड़ा हो, नहीं तो स्कूल के साथ आ जाता है कई बार नेबरहुड, अगर एक साथ लिखे हुए हो तो हमेशा याद रखेंगे स्कूल सेकेंडरी यानी गॉड है द्वितीयक कारक है, फैमिली प्राइमरी है, रिलीजन और मास मीडिया तो होते ही सेकेंडरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी जब बच्चा मूर्त वस्तुओं के द्वारा ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। His problem solving characteristics come under the stage of, यानी बच्चा सिर्फ उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उसके सामने है, जिनको वो टच और फील कर सकता है। मान लीजिए मैं इस बॉटल के बारे में कोई बात पूछूं तो बच्चा क्योंकि इसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, तो इसके बारे में वो सोच पाएगा, तर्क कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो चीज उसके सामने है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं बच्चे को, जब हम एडिशन भी सिखाते हैं यानी हम जोड़ना भी सिखाते हैं, तो हम कहते हैं ये 3 पेन है और इन 3 पेन में 2 और जोड़ दिए, 2 टॉफी और ले आए हम, कितने हो गए 5, तो ये कॉन्क्रीट है। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, बाद में आप कहते हैं 2 + 3 = 5। अब कोई जरूरत नहीं आपको कॉन्क्रीट मटेरियल की कि जिसको टच और फील ही किया जा सके, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब आपको काउंट करने के लिए उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मींस ये कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब आप दिमाग में फटाफट से 13 × 13 कर ले रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अमूर्त हो गया। अमूर्त वो जिसको छू नहीं सकते, मूर्त वो जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था त्याजी की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। यही वो स्टेज है जहां पहली बार तर्क देखने को मिलता है बच्चे में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, यानी लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी तर्क आता है सबसे पहली बार कहां पर, यहीं पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, जो कि एक लेवल और ऊपर होती है, अमूर्त चिंतन। ये क्या है, मूर्त चिंतन है इस स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक, यानी वो संक्रियाएं, वो मेंटल प्रोसेसेस जो चीजें सामने हैं। इस घड़ी के बारे में सोचना है तो आप बता पाएंगे, लेकिन ऐसी घड़ी अपने आप से बनाने को कह दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है आराम से पढ़ाइए, मतलब तेजी से चल रहे हैं क्या हम। मैं मोटी क्यों नहीं होती, प्रियंका कह रही है। मोटा और पतला छोड़ दो प्रियंका, पोल सही नहीं है, एजुकेशन कह रहे हैं, सॉरी पोल अच्छे से दीजिए भाई, ठीक है ना। मोटा और पतला छोड़ दो, पेपर दे लो, सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, बस खाना ठीक से खा लो और सो जाओ और पढ़ाई करो, दैट्स इट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक, ये पियाजी की स्टेज है, सेंसरी मोटर जो है वो पहली स्टेज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, पढ़ लीजिए आप, वैसे 2 सेकंड में आपको दे देती हूँ और पूल में जवाब देंगे। सीटेट की नोट्स मिल जाएंगे कल या परसों में ही, कल तो नहीं यार, परसों तक देंगे आपको, है ना। कुछ कुछ चीजें आए जा रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा हेक्टिक होती है चीजें, बहुत सारी चीजें मैं आप जब आपका एग्जाम आ रहा है उसलिए कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्रायोरिटी पे रख रही हूँ कि किसी भी हालत में छुट्टी ना हो, चाहे मेरी इवन जो पेड क्लासेस हैं, जो करेबल ऐप पे क्लासेस हैं, वहां पे भी एक बार को छुट्टी हो रही है कुछ चीजों की वजह से, आपकी बड़ी क्लास है या कई बार मैं कहीं और व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 9 बजे दुनिया में कहीं भी हूँ यहाँ आपके सामने प्रकट हो जाऊं, ठीक है ना। तो आपको भी वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं सिलेबस वहां तो करा ही दूंगी, मतलब जो अदर देन सीटेट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और वो सब मैं करा दूंगी, एक्स्ट्रा भी ले लूंगी, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जब आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है पढ़ने में, क्योंकि पेपर पास में होता है, और ये पेपर ऐसा है क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आपको पेपर निकल जाएगा। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये समझने की थोड़ी सी ही आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, 51% लोग ए कह रहे हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को, देखिए चीजों को ना समझना जरूरी है। एक होता है फंडा और एक होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, तो जरूरी तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें, फंडा आपका कई बार फेल हो जाता है अगर आपने रट्टे लगाए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, यानी बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, दैट ऑल क्रीचर्स, यानी वे सभी जीव, दैट हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी जिनके भी पंख हैं और उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। ऐसा बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, एक स्कीमा क्रिएट किया, अपने ब्रेन में एक विचार बनाया कि जो उड़ सकते हैं उनको ए कहते हैं, यानी बर्ड कहते हैं, बी फॉर बर्ड कहते हैं, जिनको जो उड़ सकते हैं, ठीक, और जिनके पंख होते हैं, ठीक, बी बना लिया, स्कीमा ऐड कर लिया अपने दिमाग में, या नया स्कीमा क्रिएट किया एकोमोडेशन करके, ठीक। एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स, या बर्ड के स्कीमा में ही ऐड कर लिया या नया स्कीमा बनाया, वॉट एवर द केस इज। लेटर शी सॉ बैट इन अ पिक्चर बुक, अब उसने अगली बार क्या देखा, चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा, एक बैट को देखा, ठीक, इन अ पिक्चर बुक, एंड आइडेंटिफाइज इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। अब क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ था कि जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, बट चमगादड़ के केस में ये क्या निकला, मैमल है, वो स्तनधारी कहे जाते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स, तो उस केस में बच्चे ने लेकिन बर्ड के ही स्कीमा में उसको ऐड कर लिया। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्ड हियर इज, यानी ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसने कुछ चेंज किया, चेंज करने की अभी बात ही नहीं आई, कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा, जब आप पहली बार देख रहे हैं और आपने ऐड कर लिया। मान लीजिए, बहुत बढ़िया हरमिंदर मंडल, मान लीजिए एक बात सोचिए, आपने ये सोचा हुआ है कि बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं, एक दिन आपने एरोप्लेन को या हवाई जहाज को, जो आपका हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ते हुए देखा और आपने कहा ये भी उड़ने वाली चीज है, यानी ऐसा ही शेप लग रहा है, बर्ड के जैसे 2 पंख हैं और ये भी क्या है, ये भी एक बर्ड है, तो आपने तो ऐड कर लिया ना। जब तक किसी ने आपको आके ये नहीं कहा कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो अपने आप में एक एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी से चलता है, तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, नया स्कीमा बनाएंगे नहीं चेंज के थ्रू या मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे, तब तक एकोमोडेशन होगा कैसे, ठीक है ना। तो ये सारा खेल है, पूछा कैसे है आपसे क्वेश्चन, घुमाने के लिए पूछा है आपसे क्वेश्चन। सिंपल बात यह है कि एक बच्चे ने जब मानसिक विचार बना लिया है, एक स्कीमा बना लिया है अपने दिमाग में, एक नॉलेज क्रिएट की है कि जिनके भी पंख होते हैं वो सभी उड़ सकते हैं और पक्षी हैं, उसके बाद तत्पश्चात जब उसके दिमाग में ये स्कीमा पहले से बी का है, अब उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसने कहा ये भी पक्षी है क्योंकि ये भी उड़ सकता है, मैमल का उसे पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अब इस चमगादड़ को, बैट को भी इसने इसी स्कीमा में ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि बर्ड का स्कीमा बना हुआ था और उसने एक और बर्ड को देखा जो कि वो चमगादड़ है, वो सही है कि गलत है बाद में देखा जाएगा, पहले उसने ऐड कर लिया, तो इसको एसिमिलेशन कहेंगे, समावेशन कहेंगे। उसने क्या किया है, ऐड कर लिया है एक नई जानकारी को या एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज को ऐड कर लिया है सिंपली। अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, अभी चेंज की, मॉडिफिकेशन की, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, वो बाद में होगी, जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि ये बर्ड नहीं होता तब तक एकोमोडेशन नहीं होगा। अभी तो उसने बर्ड्स में डाल दिया है उसको, तो एकोमोडेशन की स्थिति में मॉडिफिकेशन की सिचुएशन बनती है, सीरिएशन और कंजर्वेशन का इससे कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि संदर्भ क्या निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है इस एक बात से। सिर्फ आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐड करना
या अगर हम बात करें इसमें एडजस्टमेंट की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, चेंज की बात करें, ये फंडे हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा खेल उस चीज का है। ठीक है, साइया प्रसाद नाम है आपका, बहुत बढ़िया। 24,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया है। भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, LHS बराबर RHS, यानी जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है, मजबूरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो करे। श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा। Who proposed the term zone of proximal development, यानी ZPD जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया, बताइएगा। किसने प्रपोज किया, किसको, ZPD को संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो आंसर यहाँ पे इन लोगों ने क्या माना है, वाइगॉस्की, क्योंकि वाइगॉस्की ही इसको यूज कर रहे हैं। दिया जेरोम ब्रूनर ने था। अगर हम बात करें किसकी, अच्छा ZPD की बात कर रहा है वो, स्कैफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा, फिर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेव वाइगॉस्की ने दिया है ZPD को वो जोन जहां तक संभावना है आपके विकास की कि आज आप यहाँ हैं, यानी आज आपके 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाए लेट्स लर्न का, या अगर आप क्लासेस देख लें तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। तो ये जो दायरा है कि आप में संभावना है, आपका जो संभावित विकास है वो 30 में से 30 नंबर लाने का है, इसी को ZPD कहते हैं। ठीक, तो ये वाइगॉस्की ने इसके बारे में बात की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। भाई जब लास्ट में इतनी सारी बातें हो गई, आंसर बता दिया, कहां सो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं। पहले पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, ठीक है जी। बताइएगा मैम ये गलत हो गया। हाँ, इसमें गलती की संभावना हो जाती है ना, ये तो ZPD था, ये कैसे गलत हो सकता भाई, ZPD में तो है ही नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। इनफ है यूट्यूब क्लास आप पढ़ना, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो है वो समझ जाते हैं, तो क्या होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। चलिए खैर, आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जरूरी है। मैं पानी पीऊंगी, माइक बंद करिए, क्योंकि कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है, मैं बता रही हूँ, और मुझे आप लोग को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए खैर देखिए, 25,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं। अगर किसी को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनका या तो नेट स्लो है, तो आप क्वालिटी कम करके देख लीजिए, 420p या जो भी है आपका 360p पे देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 पे कहाँ पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8, ये नींद की कमी है जो मुझे चीजें ऐसे दिख रही हैं। 8 क्वेश्चन 48 दिख रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेसिफाइज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्कीज व्यूज, यानी पियाजे और वाइगॉस्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है जब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 47% लोग ए उत्तर दे पा रहे हैं, समझते हैं। व्हाइल पियाजे एम्फसाइज्ड चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, यानी पियाजे ने क्या कहा, स्वतंत्र रूप से जो बच्चा एक्टिविटी करता है, जो उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा, नन्हा वैज्ञानिक, जो अपने एनवायरमेंट में वो एक्टिविटी करके सीखता है इंडिपेंडेंटली, मेजर रूप से, बहुत सारी प्रक्रियाओं के थ्रू, जो मेंटल प्रोसेसेस क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ठीक। तो एफर्ट्स मार करके अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स से वो सीखेगा। टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं बच्चे खुद से एक्टिविटी करके, पेन लिया, खोला, तोड़ा, समझा, जाना, ठीक। वही वाइगॉस्की कहते हैं व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखी गई है वाइगॉस्की के अनुसार। वाइगॉस्की कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है पेन तोड़ के ही जानने की कि इसमें क्या है, हम आपको बता भी सकते हैं, आपके बड़े आपको खोल के भी दिखा सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं पेन कहां से आया, ठीक है ना। मतलब एक्टिविटी वहां भी हो रही है, लेकिन वो समाज को बीच में लेकर के आ रहे हैं। जो समाज और संस्कृति है वो हमारे संज्ञान को, हमारी समझ को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, यानी जिस संगति में आप रह रहे हैं वो आप पे प्रभाव डालती है कहीं ना कहीं, ये बात है। तो बी ऑप्शन की बात हो रही है, व्हाइल पियाजे viewed children as active independent beings, Vygotsky viewed children as being controlled primarily by their environment। कंट्रोल की बात नहीं की उन्होंने। व्हाइल पियाजे दोनों यही कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, रचना करके सीखने को प्रमोट करेंगे। व्हाइल पियाजे एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने नहीं, वाइगॉस्की एम्फसाइज द बायोलॉजिकल साइड, ये ऑपोजिट बात कह दी, जबकि वाइगॉस्की ने ज्यादा महत्व दिया है लैंग्वेज को और पियाजे ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जबकि वाइगॉस्की ने क्या किया है, इग्नोर किया बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। व्हाइल अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स फॉर सेल्फ गाइडेंस, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, सेल्फ गाइडेंस की बात
बच्चे खुद से जब बोल बोल के बातें करते हैं तो वो सेल्फ गाइडेंस कहलाती है, यानी खुद को दिशा देते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। जबकि पियाजे उनको ईगो सेंट्रिक कह रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई कह रहा है आपके नाम से कितने लोग चैनल चला रहे हैं। आरोही कुछ लोग हैं जो प्यार मोहब्बत में प्रमोट करने के लिए या अपने थोड़ा बहुत बेनिफिट के लिए उनको अच्छा लगता है, वो उस तरह की चीजें हैं। जो भी चीजें अवांछनीय है, जो भी गलत एक्टिविटीज हो रही है, उनको फिर रोका जाएगा एक्शन लेकर के एक दिन, या तो वो खुद ही सुधर जाए। ठीक है ना। तो एक ही बात सही है कि जहां पे पियाजे कहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करके सीखता है, वाइगॉस्की कहते हैं सामाजिक रूप से मीडिएटेड प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर हुआ यहाँ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फातिमा रीजंस, यानी फातिमा एक रीजन देती है, यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू, यानी इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे, यार हाय हमारा बच्चा कितना अच्छा है, फलाने का बच्चा देखो चोरी बोलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये काम करता है, लेकिन हमारा बच्चा क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो आपके माँ बाप क्या है, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप माँ बाप को अच्छा फील करा देंगे तो कोई पाप तो हो नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेज कौन सी है, ये लेवल कौन सा है कोलबर्ग की थ्योरी का, जो किसकी बात करते हैं, मॉरलिटी की। मॉरलिटी क्या है, सही और गलत के कुछ सिद्धांत होते हैं समाज में, दुनिया में, और वो सही गलत के सिद्धांत का जो विकास है उसको मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास कहते हैं। नैतिकता, सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी का बुरा ना करना, समथिंग थिंग्स लाइक दैट। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग ऑफ मॉरल रीजनिंग डज फातिमा कम अंडर, यानी फातिमा जो ये मानती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, उसका रीजन ये नहीं है कि आप किसी की चीज क्यों चुराएं, उसका रीजन ये है कि माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, माँ बाप बहुत ही अच्छा गौरव या प्राउड फील करेंगे आप पे। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी आप माँ बाप की नजर में क्या बनना चाहते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, लोग आपकी तारीफ करें, ये आपको पसंद है ना। और तारीफ करना किसे बुरा लगता है, अभी हम लोग यहाँ फ्री डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, मुझे रत्ती भर का फायदा, मतलब वैसा नहीं है कि ऐसा कुछ मेरा पर्सनल मोटिव इस चीज से पूरा हो रहा हो, बट मुझे खुशी होती है ये सेशन करके। ये सेशन बहुत कम भी किए जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी दिक्कत नहीं है, जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो इनफ है और सेटिस्फेक्शन है, सारी चीजें हैं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आप मजबूरी नहीं है कि भाई सेशन लेना ही लेना है ना। लेकिन ये क्या है, ये इनर मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक, तो लेकिन गुड बॉय गुड गर्ल भी होगा, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं, अच्छा लगता है आप अच्छे कमेंट्स करते हैं या बताते हैं कि हाँ सेशन ने आपकी हेल्प की, मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। तो ये थोड़ा सा कौन सा लेवल हो गया, हल्का सा इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, हालांकि मेरी मॉरलिटी एथिकल लेवल की है, थर्ड स्टेज वाली। ठीक, तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, बस रूल्स आर रूल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि समाज में यार नियमों को बने रहना देना चाहिए, पनिशमेंट है सिर्फ पनिशमेंट से डर के। तो सी ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि लोग तारीफ करेंगे, अप्रूव करेंगे, इसलिए आप कोई काम करते हैं। एट टाइम्स हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा करें वो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट इन क्लास, यानी कक्षा में सकारात्मक उपकारी यानी पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए लर्निंग का कौन सा एक ऑप्शन मददगार साबित होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट होता है एक सुगम वातावरण जहां पे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो बच्चे की भलाई की कौन बात करेगा चार ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी बच्चों को बराबरी की सहभागिता, यानी हर एक चीज में बच्चे सीधा बैठ भाई ताकि स्पाइन ठीक रहे और एक्टिव रहे तो नींद में ना लगे है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी बच्चा तो एक्टिव है और ये एनवायरमेंट अच्छा होगा जहां हर बच्चा सक्रिय है, एक्टिवली सीख रहा है, सही बात है। बी ऑप्शन है मेकिंग एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुप्स, रिजिड तो जहां वर्ड आ जाए उसको छोड़ दीजिएगा, वो बच्चे की भलाई की बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब है आप में जरा सा भी लचीलापन नहीं है ना। बोला जाता है ना जो ज्यादा कठोर होते हैं, जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर टाइम के साथ चेंज होने की या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने की आप में क्षमता नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, आपको बच्चों के अनुसार फ्लेक्सिबल होना है, हर एक बच्चा सेम तरीके से सीखे जरूरी नहीं है ना। तो रिजिड होना खराब बात है। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स, यानी जिनके नंबर अच्छा आ रहे हैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। भैया आपको एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करना है, हर बच्चे को केटर कर पाए आप, कमजोर से कमजोर, तेज से तेज, होशियार से होशियार। डी ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू गेट हाई मार्क्स, आपका फोकस मार्क्स लाना नहीं है, लर्निंग पे फोकस करना है, मार्क्स अपने आप आएंगे, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो आंसर क्या सही हुआ, आंसर हुआ सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो एनवायरमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा क्लासरूम का, क्योंकि हर बच्चे को आप महत्व दे रहे होंगे इस सिचुएशन में, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में, पार्शियलिटी नहीं कर रहे होंगे, इन्वॉल्व होने का मौका दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की जो बात करती है, जॉन डीवी का नाम याद कीजिए, करके सीखने की बात करते हैं। इन्होंने लैब स्कूल्स खोले शिकागो में यानी अमेरिका में अपनी वाइफ के साथ मिलके, जिनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया, जहां ये बात मानी गई कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, यानी बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं और बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और क्या है, ये एक एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहां सबको आजादी हो अपनी बात कहने की। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं किसके? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रगतिशील शिक्षा के, आगे बढ़ती हुई शिक्षा के, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे को सेंटर में रखती है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा की जब विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंट पेपर पेंसिल टेस्ट। भैया पेपर पेंसिल टेस्ट लेना कोई भी लर्निंग बाय डूइंग का उदाहरण नहीं है। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट इन द एग्जामिनेशन, हटा दीजिए ऐसे ऑप्शन को जो स्कोर हाई करने की बात करे, लेवल की बात करे, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करे। हमें बच्चे के हर आयाम को जांचना है, सिर्फ उसके दिमाग को ही नहीं। फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये वर्ड प्यारा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल करिकुलम यानी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, एंड असेसमेंट इन दी क्लासरूम, यानी आपका जो करिकुलम है, एक्टिविटीज है, सिलेबस है, वो इस हिसाब से डिजाइन हो कि अलग अलग बच्चों को आप केटर कर पाए, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट को केटर कर पाए, और लचीलापन हो आपके आकलन की प्रक्रिया में भी। किसी को आप ऑब्जर्व करके असेस कर रहे हैं, किसी से आप कुछ लिखवा ले रहे हैं, किसी को आप पेपर दे रहे हैं, किसी को कोई और प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो डिफरेंट वेज हैं असेसमेंट के। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की कभी कभार जरूरत पड़नी चाहिए, जब आपको कोई काम शुरू कराना हो, बीच में अगर बच्चा रुक रहा है तो वहां दे सकते हैं, लेकिन ओवर यूज नहीं करना, फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना। मेजरली मेनली आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसका रीजन बाहर ना हो जिस काम को करने का, वो काम कराना है बच्चे से। तो सी ऑप्शन यहाँ फ्लेक्सिबल करिकुलम ही एकमात्र सही है, जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हुई है। ज्यादा स्लो चल रहे हैं क्या हम आज? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है क्या? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल में जवाब दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, यानी एक बच्चा जब एप्रोप्रिएटली, प्रॉपर, उचित ढंग से जब वो प्रतिक्रिया दे रहा है टू द टेम्परामेंट्स, इंटेंशंस एंड मूड्स ऑफ पीयर ग्रुप, यानी जब बच्चा दूसरों के या अपने सहपाठियों के, अपने क्लासमेट्स के या अपने ग्रुप्स के इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, यानी वो एकदम से लड़ने नहीं लगता, अपने मूड में नहीं है, वो दूसरे को समझ रहा है, दूसरे बच्चे क्यों, भाई आज फलाना बच्चा परेशान है, उसके घर में कोई घटना घटी है, कोई दुखी है, किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सबकी तकलीफ या सबको समझने की कोशिश है, इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सी ऑप्शन 62% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या है ये? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अंतः व्यक्तिक होती है इंट्रापर्सनल, जब आप खुद को जानने में अच्छे हैं, यानी आप फिलोसोफर अच्छे बन सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं अच्छा, तो ये अदर्स यानी दूसरों को समझने की बात अंतर्वैयक्तिक। अंतर का मतलब है, इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, ठीक, टू और मोर देन टू, जब बात हो रही हो दो या दो से अधिक लोगों की, यानी आप दूसरों को समझने में अच्छे हैं, जैसे एक टीचर हो सकता है, कोई बच्चे में स्पेसिफिक, ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं, ठीक। तो इंट्रापर्सनल तो सेल्फ की बात होती है, ठीक। बॉडी काइनेस्थेटिक, ये स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, इनकी बॉडी पे पकड़ अच्छी, डांसर्स हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ए.आर. रहमान को याद कर लीजिए, है ना, कि म्यूजिक की अच्छी समझ होगी, तो इसमें आंसर है सी सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, लेंदी हैं, बट इनकी प्रैक्टिस इसीलिए ज्यादा करना जरूरी है क्योंकि ये लेंदी है लेकिन आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस को पढ़ा हुआ है, मैराथन देखी हुई है, और भी मैं कुछ सेशन अरेंज करने वाली हूँ जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सीडीपी के, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के, पेडागोजी के और मैथ्स के, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपको और भी चीजें मिलेंगी, मतलब प्रॉपर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि आपको अभी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पोल बहुत तेजी से जा रहा है। अच्छा, आपका इंटरनेट था शायद स्लो है। बहुत बढ़िया आरती, 130 प्लस टारगेट है, बहुत ही बढ़िया। जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, कोशिश करेंगे हम 1-2 सेशन इंटरव्यू के रख सकें, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। मैराथन जल्दी लगा देंगे, नेक्स्ट वीक में मैराथन शुरू शालिनी, ठीक है। इस वीक थोड़ा सा क्वेश्चन ही करने वाले हैं शायद।
पता कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आजकल हम उस मोड में हैं। तो बी ऑप्शन 60% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बाकी के 40% लोग इतने आसान क्वेश्चन में, फ्री का नंबर है, जेंडर का एक क्वेश्चन आना ही है। व्हाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि समाज में जो काम करने के तरीके हैं, व्यवसाय के संप्रदाय को पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं। लोग एडवोकेट होते हैं, लोग पायलट होते हैं, लोग टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। आप क्या है, ऑक्यूपेशन समझा रहे हैं। मोनिका शोड फ्लैश कार्ड्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। मोनिका मतलब टीचर है मोनिका, महिलाओं और पुरुष दोनों के फ्लैश कार्ड होते हैं ना, मेरे पास अभी यहाँ कुछ है नहीं, बट हम ये समझ सकते हैं कि आपने एक छोटा सा कार्ड बनाया है और उसके सामने मान लीजिए आपने महिलाओं को पायलट के रूप में भी दिखाया है, पुरुषों को शेफ के रूप में भी दिखाया है। तो अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाओं में आपने फ्लैश कार्ड पे दिखाया है ऑक्यूपेशन पढ़ाते समय। इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी गैर पारंपरिक भूमिकाएं, यानी महिलाएं जो है वो पायलट बन रही हैं, पुरुष जो है वो क्या बन रहे हैं, टीचर, या फिर क्या कहेंगे उसको, शेफ बन रहे हैं, या हाउस वाइफ भी दिखा सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स। खैर वो तो ऑक्यूपेशन नहीं हुआ। दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किस में मदद करेगी, बताइएगा किस में मदद करेगी। मैम आप सीटेट के वेबसाइट पर मॉक टेस्ट कैसे दें? अब संध्या ऑप्शन है, उन्होंने शायद कुछ ही मॉक हैं जो डाले हुए हैं, वही रेपिटेटिवली आते रहते हैं, तो वो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, मॉक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, और कुछ टेस्ट हम करियर रूल पे भी डलवा देंगे। मॉक टेस्ट तो डल ही रहे हैं वहां भी, आप जाके वो फ्री क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं, फटाफट से समझेंगे। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, भाई अगर आप गैर पारंपरिक कार्य दिखा रहे हैं, यानी जो परंपराओं में है ही नहीं, परंपरा में तो ये है कि महिला जो है वो टीचर बन जाए या घर पे रहे या फिर डॉक्टर बन जाए हद से हद, बट पायलट ना बने, एडवेंचरस रोल में ना आए, वो स्पेस में साइंटिस्ट ना बने, है ना, तो वो पुरुषों का काम दे दिया, या क्रिकेटर ना बने, तो यहाँ पे गैर पारंपरिक रोल। अब जब आप गैर पारंपरिक रोल अपनाएंगे, इसका मतलब आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रमोट कर रहे हैं टीचर जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी स्टीरियोटाइप का जस्ट ऑपोजिट होता है कि रिजिड मत रहिए स्टीरियोटाइप को लेकर के जेंडर में सिर्फ यही काम होगा, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम समाज में ये ना सोचे कि हमारी बेटी है तो ये तो डॉक्टर, टीचर या कुछ और इसी तरह का बनेगी, और बेटा है तो वो, या हमारी बेटी है तो वो क्रिकेटर नहीं बन सकती या फिर वो पायलट नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने मूवी आई थी शायद गुंजन सक्सेना, तो कैसे एयरफोर्स से लेके हर जगह महिलाएं आजकल हैं, ये हम देख पा रहे हैं। रोज क्लास होती है 9 बजे, पूजा सिंह बिल्कुल सही समझ रही हैं आप, ठीक। तो प्रमोटिंग जेंडर हायरार्की, ऐसा नहीं है कि जेंडर हायरार्की को बढ़ावा मिल रहा है कि इस जेंडर को ऊपर रखो इसको नीचे। मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे रोल तो टाइप हो ही रहे। स्टीरियोटाइप तो तब होता है जब हम कह रहे हैं कि लड़कियां जो है वो ये काम करेंगे, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती है, लड़के बाहर जाते अच्छे लगते हैं, ये है स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। हाँ देखो कोमल कितनी दुखी है। कोमल मैंने इतना कुछ कराया हुआ है आपको, एक सप्ताह क्या और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने को। नोट्स में अगर टाइम लग भी रहा है तो उसको आप समझिए, वो रीजन से लग रहा है, मुझे उससे कुछ चाहिए तो है नहीं आपसे कि नोट्स देके मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, कोई लालच है, ऐसा तो है नहीं। बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। जब इंसान बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कभी सेमिनार हो रहा है, कभी और घर में भी कुछ हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो कोशिश तो यही रहती है कि आपको चीजें दी जाए। इच्छाएं तो बहुत सारी है ना, कई बार वो थोड़ा समय लग जाता है पूरा होने में, लेकिन बाकी चीजें भी तो हो रही है ना। 3.5 घंटे का जो सेशन हुआ है अभी, वो मैंने इस हफ्ते आपको प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन मैंने करा दिया। तो कुछ चीजें डिफरेंट होती है, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है कहीं ना कहीं, ठीक। ज्यादा परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। नोट्स इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि आपको पढ़ने में समस्या हो पेपर से पहले, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी हॉट्स में, उच्च श्रेणी चिंतन में नहीं आएगा। एक होते हैं लॉट्स बोले तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न श्रेणी चिंतन, यानी जिसमें बहुत ज्यादा हायर लेवल स्किल ना लगे दिमाग की। हायर ऑर्डर स्किल में ज्यादा लेवल की आपकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो एनालिसिस बिल्कुल हायर लेवल है, इवेल्युएशन हायर लेवल है, क्रिएशन हाईएस्ट है आज की डेट में। ये कहां से आ रहे हैं? ये ब्लूम की बीएस ब्लूम के टेक्सोनॉमी से आ रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पे, एक बार देखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक। तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में
कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव ही होगा। कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स दिए हैं, 6 लेवल्स, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें बताऊंगी कौन सा हॉट्स में आएगा, कौन सा लॉट्स में आएगा। तो रिकॉल जो है यानी प्रत्यास्मरण, यानी जस्ट आपने रिकॉल कर लिया, किसी का नंबर याद किया था या किसी का नाम याद किया था, आपने देखा उस व्यक्ति को अगली बार और नाम रिकॉल कर लिया, है ना। प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, रिकॉल कर लिया। लेकिन जब क्रिएट करना हो, अपने आप से उदाहरण बनाना हो प्याजे के लिए, एनालाइज करना हो प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या अंतर है, इवैल्यूएट करना हो किसने सही कहा है, तो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। सिर्फ स्टेज का नाम याद करने में रिकॉल पावर लगेगी, इसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है। ठीक, पहले उड़ा दे पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और पोल का जवाब दीजिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट पूछा है, हम लोग इसको डिस्कस करते आए हैं, आप पोल में जवाब देंगे बहुत ही तेजी से। देखिएगा प्रभात, आप सुपर टेट के लिए वो ले सकते हैं पेडागोजी स्पेशल बैच, उसमें भी एडमिशन ओपन है, अलग से बैच तो अभी नहीं है, आइडिया कब आएगा, कहाँ मिलेंगे नोट्स, क्योंकि आपके मैंने आपके नाम से पैसे से नोट्स मिल रहे हैं 350 में, बट आपने फ्री में बोला है, वो कब कहाँ मिलेंगे। मनीषा, मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे लोगों से जो लोग इस तरह का व्यापार चलाते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। एक होता है कि मतलब सच में पूरी टीम काम कर रही है, कहीं कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ फी है, ये चोरी कहते हैं उसको, ये वाली जो सिचुएशन है ना। मैं नोट्स फ्री दूंगी, टेलीग्राम पर ही दूंगी, लेट्स लर्न स्क्वायर, कोई और फेक चैनल नहीं है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो। 5,85,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिस दिन नोट्स मिल जाएंगे आप फटाफट से क्या करेंगे, उनको आपस में शेयर कर देंगे, और जहां तक परसों से नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, सीडीपी के नोट्स परसों आपको मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, अगर ये सेटअप की प्रॉब्लम नहीं होती तो अब तक 2 सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको मिल ही जाते, फिर वो बड़ी क्लास में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, यानी सीआरटी। असेसमेंट को टेस्ट भी बोल सकते हैं, आकलन भी बोल सकते हैं, यानी कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम एनआरटी बोलते हैं। ठीक है जी, एक होता है एनआरटी, एक होता है सीआरटी। बिग फैन मैम फ्रॉम हैदराबाद, बहुत बढ़िया अखिल, हम सभी लर्नर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मिलते हैं अलग अलग जगह और अलग अलग जगह से इतना प्यार भेजते हैं, वो मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीआरटी की, तो 43% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, अ टेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, एमएलएल कहेंगे इसको, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। कि भैया किसी लेवल पे, मान लीजिए सीटेट में मिनिमम क्या है भैया, 60% तो ले आओ, 90 नंबर तो ले आओ, ये मिनिमम है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन क्या D2+B में, क्या केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, क्या एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में, क्या सुपर टेट में ऐसा है? नहीं, वहां मिनिमम से काम नहीं चलेगा, वहां आपको मेरिट में आना पड़ेगा। उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एनआरटी कहते हैं, जब बात मेरिट की या बाकी बच्चों से ऊपर या स्कोर करने की हो बेटर। लेकिन जब एक मिनिमम लेवल स्कोर करने की बात हो, जैसे 12th में पास होने के लिए 33% जरूरी है, ये मिनिमम लेवल है, ये क्राइटेरिया है कि आपको सीटेट में 90 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 82 लाने हैं अगर आप किसी भी और बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से। तो उस केस में क्राइटेरिया है पहले से। अगर क्राइटेरिया नहीं है भाई, मान लीजिए आप, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 90 नंबर लाने हैं। ऐसा भी होता था एक टाइम पे, जब केंद्रीय विद्यालय या D+ की जब हम बात करें कि 200 में से 80 नंबर ला रहा है जो, उसकी भी नौकरी लग रही है, क्योंकि मेरिट ही उतनी गई है, क्राइटेरिया का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, अभी क्राइटेरिया लगा दिया उसमें भी कि 40% दोनों ही इस सेक्शन में आने चाहिए, वो क्राइटेरिया है। लेकिन नॉर्म क्या है कि जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको नौकरी मिलेगी।